बंगाल में एक खतरनाक आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम के शहादत मॉड्यूल के एक्टिव होने की खबर सामने आई। आतंकी संगठन राज्य में तेजी से अपने पैर फैलाने की कोशिश में और इसके लिए देश के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हर युवा इनके निशाने पर नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग ही इनके मिशन के लिए फिट बैठ रहे हैं, जिसको ये लोग आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी आतंकियों के खतरनाक मंसूबों की। बताएंगे कि आखिर ये लोग किस तरह के युवाओं को अपना टारगेट बना रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर आए देश के युवाओं में घोला जा रहा आतंक का जहर। पश्चिम बंगाल में एक्टिव शहादत मॉड्यूल, आतंकी संगठन के खतरनाक मंसूबों का पर्दाफाश। बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम के पश्चिम बंगाल में एक्टिव होने का खुलासा हुआ है। इस विदेशी आतंकी संगठन ने यहां पर शहादत मॉड्यूल बना रखा है। आपस में बातचीत के लिए आतंकी ऐसे ऐप का प्रयोग करते हैं जो जल्दी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आता ही नहीं है। इस मॉड्यूल में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की भर्ती भी करवाई जा रही है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका खुलासा कोलकाता पुलिस की एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने किया है। एसटीएफ ने अंसार अल इस्लाम के 3 आतंकी गिरफ्तार किए हैं, जिन्होंने पूछताछ में अपने खतरनाक मंसूबों का खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस की कोलकाता एसटीएफ ने 22 जून 2024 को मोहम्मद हबीबुल्लाह नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया था। हबीबुल्लाह को वर्धमान जिले से पकड़ा गया। हबीबुल्लाह की शहादत मॉड्यूल का चिप बताया जा रहा है। इस पर काफी पहले से कोलकाता एसटीएफ नजर बनाए हुए थी। पूछताछ में हबीबुल्लाह ने खतरनाक मंसूबों के अलावा अपने गिरोह में जुड़े साथियों के नाम भी बताए। हबीबुल्लाह के बयान के आधार पर एसटीएफ ने 25 जून को हरेज शेख और 28 जून को अनवर शेख को दबोच लिया था। हरेज शेख की गिरफ्तारी हावड़ा जंक्शन से, जबकि अनवर शेख को चेन्नई से पकड़ा गया। इन तीनों से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सभी बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम का नेटवर्क पश्चिम बंगाल में खड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए थे, जहां ये इसका शहादत मॉड्यूल तैयार कर रहे थे, जिसके लिए बड़े पैमाने पर युवाओं की भर्ती करवाई जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए ये सभी आरोपित बातचीत के लिए टेलीग्राम सहित कुछ अन्य ऐसे ऐप का प्रयोग करते थे, जिनको आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए इन आतंकियों ने अपने फर्जी नाम भी रखे थे। बातचीत में ये आतंकी कई कोडवर्ड का भी प्रयोग करते थे, जिसे पुलिस डिकोड करने के प्रयास में लगी हुई है। इंटरनेट के जरिए ये आतंकी जिहादी सोच के युवाओं को चिन्हित करते थे, फिर उनसे बातचीत की जाती थी। यानी ये लोग जिहादी सोच वाले युवाओं पर अपनी नजर बनाए रखते थे, और जैसे ही इस तरह के लोग इनकी नजर में आए, तुरंत उनसे संपर्क कर उनको अपने साथ लाकर देश के खिलाफ इस्तेमाल करने लगते। और इन जिहादियों के फितरत में तो होता ही है अपने देश से गद्दारी करना। ये लोग भी गद्दारी पे उतारे हो जाते हैं। भारत में यह संगठन हबीबुल्लाह ही ऑपरेट करता है, उसका निर्देश सभी मानते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि गिरफ्तार आतंकियों ने अपने नेटवर्क की जड़ें भारत में कितनी गहरी कर रखी है और कौन कौन से लोग इनके संपर्क में हैं। बता दें कि अंसार अल इस्लाम बांग्लादेश में भी एक प्रतिबंधित यानी कि बैन किया हुआ आतंकी समूह है। इस संगठन से जुड़े लोगों पर बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों और सैन्य बलों पर हमले सहित कई अन्य आतंकी और आपराधिक आरोप लगे हैं। हाल ही में जून 2024 में बांग्लादेश की पुलिस ने कॉक्स बाजार से इस आतंकी संगठन के 3 सदस्य गिरफ्तार किए। इनकी पहचान मोहम्मद जकरिया, मोहम्मद नियामत अल्लाह और मोहम्मद उजायर के तौर पर हुई। इन सभी की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। माना जाता है कि इस गिरोह के लोग अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबानियों को अपना आदर्श मानते हैं। अब सोच लीजिए इनकी सोच कितनी खतरनाक। गौर करने वाली बात यह है कि हबीबुल के आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की जानकारी से आसपास के लोग हैरान हैं। एसटीएफ ने दावा किया कि मोहम्मद हबीबुल एक नए आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है। इस आतंकी संगठन ने बंगाल और बांग्लादेश दोनों जगहों पर अपने कार्य को अंजाम देने का प्लान बना रखा। इस मॉड्यूल का नाम शहादत रखा गया।
एसटीएफ का कहना है कि इस मॉड्यूल के बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकवादी समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से मजबूत संबंध है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी के अलकायदा के नए चेहरे एक्यूआईएस से घनिष्ठ संबंध है। यह मॉड्यूल बांग्लादेश में भी काम कर रहा है। हबीबुल दक्षिण भारत में सक्रिय मॉड्यूल का प्रमुख बताया जा रहा है। बता दें कि पानागढ़ में वायुसेना और थल सेना के अड्डे हैं। दोनों सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील हैं। इन दोनों स्थलों से कुछ ही दूरी पर हबीबुल रह रहा था। एसटीएफ के मुताबिक समूह के सदस्य गुप्त मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वीआईपी के जरिए संवाद करते थे। भारत और बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना ही इनका मेन मकसद है। वहीं इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को एमपी एटीएस ने खंडवा से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा था कि आतंकी ने लोन वुल्फ अटैक की योजना बनाई थी और सुरक्षा बल भी उसके निशाने पर थे। भोपाल पुलिस की तरफ से रिमांड खत्म होने के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच फैजान ने लगातार चौंकाने वाले कई खुलासे किए हैं। उसने 8 साल पहले भोपाल में हुए एनकाउंटर में मारे गए सिमी के 8 आतंकियों के परिजनों की आर्थिक रूप से मदद करना भी स्वीकार किया। इस बीच फैजान ने लगातार चौंकाने वाले कई बातें बताई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि 8 साल पहले भोपाल में हुए एनकाउंटर में मारे गए सिमी के 8 आतंकियों के परिजनों की आर्थिक मदद की थी। पश्चिम बंगाल की जेल में बंद आतंकी रकीब से भी मुलाकात की थी। देश के कई राज्यों में भ्रमण किया है और एक विदेशी आतंकी संगठन से संपर्क में रहने की जानकारी एटीएस को दी है। उनकी मैकेनिक फाइनेंसिंग कनेक्शन को भी एटीएस जांच रही है और उनके सहयोगियों के संबंध में जानकारी भी जुटाई जा रही है। फैजान ने पूछताछ में क्या क्या बताया? एटीएस के आईजी डॉक्टर आशीष ने बताया कि रकीब की गिरफ्तारी के बाद फैजान काफी ज्यादा एक्टिव था, लेकिन उसकी पहचान एक्टिव नहीं थी जिससे उसे जल्दी से पहचाना जा सके। उसने पश्चिम बंगाल की जेल में बंद रकीब से मिलने की भी कोशिश की थी, जिसका जेल रिकॉर्ड में प्रमाण मिला है। फैजान ने पेशे से मैकेनिक होने के बावजूद एनकाउंटर में मारे जा चुके आतंकियों के परिजनों की आर्थिक मदद की थी। हालांकि उसके तरफ से दी गई धनराशि काफी मामूली थी और इसे कई महीनों में बीच करके दिया गया था, यानी कि बारी बारी से। फैजान के मोबाइल फोन की इंटरनेट हिस्ट्री में सैकड़ों बार अलग अलग तरीके से बम बनाने के तरीके सर्च करने की जानकारी मिली है। यह सर्च उसने यूट्यूब पर की थी। उसके विदेशी आतंकी संगठनों से संपर्क की भी जांच की जा रही है। एटीएस द्वारा की गई अब तक की जांच में फैजान की विदेश यात्रा के कोई प्रमाण सामने नहीं आए। सुरक्षा एजेंसी के लिए चुनौती बन रहे कश्मीर के उग्रवादी। वहीं जैश ए मोहम्मद के संगठन कश्मीर टाइगर्स ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सुदूर माचेडे इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ली है। सोमवार को भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा एक गश्ती दल पर घात लगाकर किए गए हमले में एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी सहित कम से कम 5 सैन्यकर्मी मारे गए और इतने ही घायल हो गए हैं। इनके पास से बरामद हथियार, इन्हें चीन से अल्ट्रा सिट्स का नाम दिया गया है, ये बरामद हुए हैं। इसे पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है। कश्मीर के आतंकी संगठनों को यह मुहैया कराया जाता है। इस हैंडसेट्स को चीन ने तैयार किया है। इन्हें खास तौर पर पाकिस्तान सेना के लिए ही तैयार किया गया है। सेना ने आतंकियों के पास से बीते साल भी ऐसे ही हैंडसेट्स बरामद किए थे। पूंछ और बारामूला जिले में 17 से 18 जुलाई 2023 के तार इसे बरामद किए गए थे और इससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। चीन अपनी रक्षा क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। चीन पाकिस्तान की मदद भी करने पर उतर गया है। पाकिस्तान सेना एलओसी पर भारत की मुश्किलें इन्हीं सधे हुए नेटवर्क से बढ़ाने की तैयारी में जुटी है। पाकिस्तान स्टील हेड बंकर बना रहा है, एरियल व्हीकल बना रहा है। भारत को क्या करने की जरूरत है? एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और अंडरग्राउंड फाइबर केबल के जरिए इनके नेटवर्क को अत्याधुनिक किया गया है। चीन अपने रडार सिस्टम को और एडवांस बना रहा है। JY और HJR सीरीज के जरिए चीन टारगेट डिटेंशन क्षमताओं को बढ़ा रहा है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें खुद को अत्याधुनिक करने की जरूरत है ताकि हम इनको अच्छे से जवाब दे पाए। और अब अल्ट्रा सेट की खूबियां जान लीजिए जिनकी वजह से टेंशन बढ़ रही है। अल्ट्रा सेट बेहद इंक्रिप्टेड चाइनीज टेलीकॉम गैजेट है। इसकी फ्रीक्वेंसी में सेंध नहीं लगाई जा सकती। आतंकी संगठन जम्मू और कश्मीर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी कंपनियों ने इसे खास तौर पर पाकिस्तानी सेना के लिए डिजाइन किया है। अल्ट्रा सेल में फोन की सारी क्षमताएं होती है। इसमें रेडियो इक्विपमेंट भी इंस्टॉल किए गए होते हैं।
ये रेडियो वेव को कैच करने में सक्षम है और पारंपरिक मोबाइल को बेहद अलग है। ये जीएसएम और सीडीएमए सिस्टम की तर्ज पर काम नहीं करते। अल्ट्रासेट कंट्रोल स्टेशन से जुड़े होते हैं और इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। चीन के सैटेलाइट इनके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। ये मास्टर सर्वर में अपना संदेश भेजते हैं। पाकिस्तान से ही इसके जरिए आदेश आते हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों ने अपने जाल फैलाने शुरू कर दिए और खासकर यहाँ के युवाओं को अपना टारगेट बना रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से जो खबर सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।